जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। वी वर डिस्कसिंग प्रेसिडेंट चैप्टर और 45 क्वेश्चंस तक हमने डिस्कस कर लिया था। वील स्टार्ट फ्रॉम 46 एंड अपार्ट फ्रॉम इट हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस की घटना चक्र इन द मॉर्निंग। सो केमिस्ट्री वाला पोर्शन वो हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें। एंड स्टैटिक घटना चक्र में देर आर 4 प्लेलिस्ट विच आर कम्प्लीटली अवेलेबल. You can check them out. That is history, economics, ecology and environment and geography. एंड करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है, तो वो भी आप अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हैं. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 से. इफ इन इंडिया द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट विल टेम्पररली बी हेल्ड बाय. तो अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट एक ही समय पर अगर ये ऑफिस वेकेंट हो जाता है, तो टेम्परेली प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो कौन देखेगा. देखिए जनरली क्या होता है कि अगर प्रेसिडेंट का वेकेंट है तो वाइस प्रेसिडेंट फॉर द मीन टाइम वो देखते हैं. बट अगर दोनों का ही है तो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये इस ऑफिस का जो वैकेंसी है उसको फिल करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया. एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट कौन होते हैं, तो ही इज़ प्रेसिडेंट. So Article 53 Clause 1 says that the executive power of the Union of India shall be vested in the President and shall be exercised by him either directly या फिर officers जो भी उनके subordinated होते हैं to him in accordance with the Constitution. Next question, which of the following articles of the Constitution vests the executive power of Union in Parliament? So executive power है Article 53 में. Next question, all the executive power जो in Indian Constitution इट इज़ वेस्टेड इन. सो जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके नाम पर हो रही है, ऑल दो दे हैव टू टेक एडवाइस ऑफ फॉर एवरीथिंग फॉर द कैबिनेट, बट जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो किसके नाम पर हो रही है, इट इज़ ऑन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन वेस्टेड विद द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. सो ही इज़ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. तो दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है. असर्शन सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, सो एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो किसके पास है, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है. रीजन ये है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है इट इज़ कंसर्न्ड विद कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट. सो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, दोनों सही होंगे. बोथ आर करेक्ट बट आर डज नॉट एक्सप्लेन इट. ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स एंड ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू. तो इसमें हो जाएगा दोनों सही हैं बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. आर्टिकल 53 के हिसाब से एग्जीक्यूटिव पावर जो है इंडिया की दैट इज वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 77 ऑल द एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. ठीक है, तो एक्सप्रेशन क्या होगा, जो भी एग्जीक्यूटिव पावर्स होंगे वो किसके नाम पर होंगे, उसमें जो साइनिंग अथॉरिटी रहेंगी जो जिसके नाम पे निकलेंगे दैट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. So both assertion and reason are correct but R is not appropriately the reason for the assertion. Next question, consider the following statement and select the correct answer from the quotes given below. The executive power of the union is vested in the prime minister. The prime minister is appointed by the president. The prime minister is the head of the council of minister. The prime minister at the time of his appointment needs not to be a member of either house of the parliament. तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर के नाम पे नहीं होता. एग्जीक्यूटिव पावर किसके नाम पे वेस्टेड है, इट इज़ वेस्टेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. सो ये तो हो जाएगा गलत. इसके अलावा द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक बात है. प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये भी ठीक है. एंड अपॉइंटमेंट के टाइम पे ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर हों. सो ये भी ठीक बात है. सो आर्टिकल 53 क्लॉज 1 ये बोलता है कि एग्जीक्यूटिव पावर जो है इट विल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट and it shall be exercised by him either directly or through the officer subordinate to him. प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा एंड इज़ द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड ये ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी हाउस के मेंबर हों एट द टाइम ऑफ हिज अपॉइंटमेंट एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज हिज पावर कैसे, ईदर डायरेक्टली और थ्रू द ऑफिसर सबॉर्डिनेट टू हिम, थ्रू मिनिस्टर्स, थ्रू प्राइम मिनिस्टर, थ्रू कैबिनेट, नन या मोर देन अबव. सो आंसर हो जाएगा थ्रू. There shall be president of India and the executive power of the union it shall be vested in the president
and shall be exercised by him either directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. The president is not a part of parliament. गलत है, president is a part of parliament. ठीक है, मेनली तीन बॉडी है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, मेनली तो यही है. Is a part of parliament, this is correct. Is a part of parliament and sits in the parliament, no. No, he does not sit in the parliament. He can vote in the parliament, no. None of the above or more than one of the above. So देखिए, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में तीन पार्ट्स होते हैं मेनली, प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल. Though the President of India is not a member of either house of the parliament or does not sit in the parliament to attend its meeting, he is an integral part of parliament. So he and she, because अभी जो हमारे president हैं वो कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू. Who among the following is the head of Indian Republic? देखिए same question again. President of India is the head of the Indian Republic. Next question, which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? तो ये आया था 44th अमेंडमेंट से. ठीक है, 44th अमेंडमेंट जो कि 1978 में हुआ था. आर्टिकल 74 क्लॉज 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट President may require the Council of Ministers to reconsider such advice and he may send back any matter for reconsideration as provided by 44th Amendment Act 1978. The President can dissolve Lok Sabha. तो President लोक सभा डिसॉल्व कर सकते हैं किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लोकसभा, यूनियन कैबिनेट या राज्यसभा. तो देखिए यूनियन कैबिनेट के रिकमेंडेशन पे कर सकते हैं. आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी, प्रेसिडेंट मे डिसॉल्व द हाउस ऑफ द पीपल, that is Lok Sabha, on the advice of Council of Ministers as per Article 74 clause 1. ठीक है. The President of India, next question, the President of India can dissolve the Lok Sabha on the recommendation of Cabinet. ठीक है, तो आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज बी में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिसॉल्व कर सकते हैं एज पर आर्टिकल 74 क्लॉज 1. नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट सिटिंग ऑफ द हाउस ऑफ पीपल एंड द काउंसिल ऑफ स्टेट इज समन्ड बाय. तो जॉइंट सिटिंग कौन समन करते हैं? इट इज समन्ड बाय प्रेसिडेंट एंड प्रेसिडेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट. तो अगर वो नहीं होंगे इंटीग्रल पार्ट तो वो तो कर ही नहीं सकते हैं फिर समन. दैट मीन्स ही डज नॉट सिट, ही डज नॉट वोट, बट ही और शी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द parliament and therefore he or she can summon the joint sitting of the house of people and council of states. So ये जो आएगा, ये joint sitting की जो बात है वो आएगी आर्टिकल 108 में of the constitution. The joint sitting of Lok Sabha and Rajya Sabha under article 108 is summoned by, so it is summoned by the president. Next question, who among the following can call the joint session of Indian Parliament? President. Next question, the President of India addresses the Parliament under Article 87 of the Indian Constitution. Article 87 के अनुसार President जो हैं वो Parliament को address करते हैं कब? In a joint sitting of both the houses, in a joint meeting of both the houses of Parliament, in a joint session of both the houses of Parliament, या फिर both the houses of Parliament assembled together. तो जब ये हो जाएगा D में. Article 87 deals with the special address by President. It says at the commencement of the first session after each general election. तो हर general election के बाद जो पहला session होता है उसमें दोनों जो to the House of People and the commencement of first session of each year. ठीक है, तो general election के बाद पहला और हर साल जो पहला session होगा वो दोनों houses को साथ में address करते हैं President and inform the Parliament of the causes of its summon. Which of the following statements about the President of India is not correct? Not correct बताना है आपको. He is a constituent part of Parliament. He participates in the discussions in both the houses. He addresses the joint meeting of both the houses every year. He can promulgate ordinances in certain situations. तो देखिए इसमें से गलत कौन सा होगा? Discussions में participate नहीं करते. He does not sit in the Parliament. He cannot vote in the Parliament. So according to Article 79 of the Constitution, President of India एक constituent part है Parliament का. He or she addresses the two houses at a joint meeting every year.
he or she can promulgate ordinances according to Article 123 during the recess of Parliament, but he or she does not participate in the parliamentary discussions. The only instance when the President of India exercised his power of veto. So कोई क्वेश्चन बोल रहा है that the only instance when the President of India exercised his power of veto is related to, तो सिर्फ veto power सिर्फ एक ही बार जो यूज़ किया गया है वो कौन से केस में यूज़ किया गया है? सो इट वॉज यूज इन द केस ऑफ इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल. सो उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. इन्होंने एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल किया था ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओवर द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल 1964. ठीक है. जबकि ज्ञानी जैल सिंह जी ने एक्सरसाइज किया था पॉकेट वीटो इन द इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल इन 1986. सो पॉकेट वीटो को मतलब क्योंकि ऊपर मेंशन नहीं है एग्जैक्टली कि एब्सोल्यूट वीटो की बात हो रही है या पॉकेट वीटो की बात हो रही है, बट द पॉकेट वीटो कैन बी रिगार्डेड एज वीटो पावर यूज बाय प्रेसिडेंट ऑन हिज डिस्क्रिशन. बट चूंकि पॉकेट वीटो जो है वो अपने डिस्क्रिशन पे कर सकते हैं, इसलिए ये आंसर जो है वो वीटो के तौर पे सही माना गया. बट ये जो है पोस्ट ऑफिस बिल ये आया था 1986 में, और इस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे ज्ञानी जैल सिंह. और एप्रोप्रिएशन बिल वाली जो बात आई थी ये 1954 की बात है, और उस समय जो प्रेसिडेंट थे वो थे श्री राजेंद्र प्रसाद. Who among the following president exercised a power which is pocket veto in constitutional terminology? So pocket veto का इस्तेमाल किया था ज्ञानी जैल सिंह जी ने. Pocket veto क्या होता है? It is a legislative maneuver that allows a president to exercise that power over a bill by taking no action. जिस पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता. Pocket veto मतलब पॉकेट में रख लिया है, मान के चलिए. ठीक है, मेटाफर के तौर पे यूज़ करते हैं. सो इंस्टेड ऑफ अफर्मेटिवली वोटिंग इट और सेंडिंग बैक, ना तो उसको वोट कर रहे हैं ना ही उसको वापस भेजा है, बस रख लिया उसको. सो टिल डेट पॉकेट वीटो सिर्फ एक ही बार एक्सरसाइज की गई है ज्ञानी जैल सिंह जी के द्वारा ऑन द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल 1986. Under which article of Indian Constitution the President of India enjoys the power to withhold his assent to any bill passed by both houses of the Parliament? Withhold किस में करके रख सकते हैं? आर्टिकल 111 में. 108 किसके लिए था? जॉइंट सिटिंग के लिए था. ठीक है, और बीच का जो 110 है वो किसके लिए? मनी बिल के लिए. सो आर्टिकल 111 says that when a bill has been passed by both the houses of Parliament, it shall be presented to the President and the President shall declare that either he assents the bill or he withholds assent therefrom. Alright, so article विदहोल्ड करने का पावर कौन से आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 111. Who amongst the following has the power to withhold assent to bill after it has been passed by two houses of parliament? तो ये प्रेसिडेंट के पास ये अधिकार है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट? तो अब आप बताइएगा, इसमें 7 पावर्स दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि डिस्क्रिशनरी पावर कौन सी है प्रेसिडेंट की. चलिए, अपॉइंटमेंट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, to return a bill with objections, to withhold a bill, to pardon, to summon the joint sessions, to send messages to parliament, and appointment of judges. ठीक है, तो देखिए बिल को वापस करना ऑब्जेक्शंस के साथ ये भी है, बिल को विदहोल्ड करके रख लेना ये भी है, पार्डन के लिए बेसिकली हम डिस्क्रिशनरी पावर की बात करें तो पार्डन के लिए डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है. ठीक है, अपॉइंटमेंट के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इसमें आप आर्टिकल 74 टू 78 से डील करेंगे तो ये भी डिस्क्रिशनरी नहीं है. जॉइंट सेशन भी डिस्क्रिशनरी नहीं, लेजिस्लेटिव पावर है. ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन अगर हम देखें तो 2 का ऑप्शन तो है ही नहीं. 2 और 3 किस में आ रहा है? 2 और 3 आ रहा है सिर्फ ई में, बट 4th जो है वो डिस्क्रिशनरी नहीं है.
इसलिए इसमें शायद स्टार आंसर दिया हुआ है. टू रिटर्न द बिल विद ऑब्जेक्शंस एंड टू विद होल्ड द बिल आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, while the power of appointment of judges of Supreme Court and High Court and appointment of Council of Ministers is the executive power, and to summon the joint session of Parliament is the legislative power of the President. The right of the President to send messages to the Houses is bound by the advice of Council. So none of the options are correct. Alright. Next, देखते हैं on which matter it is not essential for the President to take advice from the Council of Ministers. Not essential. तो देखिए assent to bills, to give assent to the bills, इसमें advice लेना ज़रूरी नहीं है. ठीक है. According to Article 111 of the Indian Constitution, when a bill has been passed by both the houses, it shall be presented to the President, जो कि either assent दे सकते हैं या फिर withhold कर सकते हैं. It is not essential to take advice from Council of Ministers in the case when assent to bill is given by President, while in other cases given in the option, it is essential to take advice from the Council of Ministers. Next question, under which article of the Indian Constitution the President gave his assent to the ordinance on electoral reforms when it was sent back by him by Union Cabinet without making any changes in the year 2002. So उसके लिए ordinances के लिए जो article है वो है article 123. So article 123 of Indian Constitution ये power देता है president को to promulgate ordinances during the recess of parliament if at any time except when both the houses of parliament are in session, the president is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action. He may promulgate such ordinance as the circumstances appear to him to require. The ordinance thus issued will have the same force as an act of parliament. Next is, under which article of the Constitution the President of India has been empowered to promulgate an ordinance. So article जो यूज़ होता है to promulgate an ordinance वो आएगा article 123. Next question, an ordinance promulgated by President must be placed before the Parliament within what time frame after the start of its session? So after 6 weeks. Article 123 clause 2 ये बोलता है that an ordinance promulgated by President must be laid before both the houses of the Parliament and shall cease to operate after the expiration of 6 weeks from the reassembly of the Parliament. ठीक है, तो 6 हफ्ते बाद वो it will cease to operate अगर उसको पास नहीं किया जाता है तो. Which among the following is or are appointed by the President of India? Next question ये कह रहा है कौन किसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करते हैं, वाइस चेयरपर्सन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, देखिए अब तो प्लानिंग कमीशन वैसे भी नहीं है, नीति आयोग आ गया है. देन चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज, इनको भी प्रेसिडेंट करते हैं. Article 280 clause 1, chairman of the finance commission is appointed by president of India, and according to article 239 double A subclause 5, the chief minister of union territories shall be appointed by the president and the other ministers shall be appointed by president on the advice of chief minister, and ministers shall hold office during the pleasure of the president. The vice chairman of the planning commission is appointed by prime minister. Who among the following is appointed by the president? Next question बोल रहे हैं कि किसको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग, या गवर्नर ऑफ अ स्टेट, या ऑल ऑफ द अबव? तो देखिए सभी को करते हैं. आर्टिकल 76, आर्टिकल 148 एंड आर्टिकल 155. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? किसको अपॉइंट नहीं किया जाता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर. देखिए वाइस प्रेसिडेंट को नहीं अपॉइंट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं सदन के द्वारा. सो ही इज़ नॉट अपॉइंटेड, ही इज़ इलेक्टेड. आर्टिकल 66 में उनके इलेक्शन प्रोविजन दिए हुए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट टू मेक प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज ऑफ गवर्नर्स इन द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज अंडर. ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑथराइज कर रहा है प्रेसिडेंट को कि आप टू मेक द प्रोविजन फॉर डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नर्स. तो ये किस में आएगा? ये आएगा आर्टिकल 160 में.
Article 160 of Indian Constitution, the President may make such provisions as he thinks fit for the discharge of duties of governor of a state in any contingency. Indian Constitution does not empower the President of India with the right of. So Indian Constitution empower नहीं करता है President को किस अधिकार से? Appointment of Prime Minister, appointment of Chief Ministers in states, being the Supreme Commander of Defence Forces, executing emergency in any part of country. देखिए चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं, मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की हम बात करें, यूटीज की नहीं, तो उनका अपॉइंटमेंट ये नहीं करते हैं. 164 आर्टिकल क्लॉज 1 के हिसाब से चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, नॉट बाय द प्रेसिडेंट. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट. सो सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करने की जो पावर है प्रेसिडेंट की वो किस में है? आर्टिकल 143 में है. सो इट एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू कंसल्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट, बट ही इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द एडवाइस गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट. Next question. Which of the following is incorrect about the powers of the President of India? So incorrect statement इसमें से क्या हो जाएगा? President should accept the advice of Supreme Court. Emergency power. Power of extension of President's rule in state. President can accept or reject the advice of the Supreme Court. So देखिए President should accept the advice of Supreme Court, ये आ जाएगा इसमें, ये इनकरेक्ट है. ठीक है, तो बिकॉज शुड की बात आ रही है मतलब कि बाउंड है, तो बट ही इज़ नॉट बाउंड राइट टू एक्सेप्ट द एडवाइस जो भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया. ओके एडवाइस है, दे विल लिसन एंड इफ दे फील सो तो वो उसको मानेंगे, बट दे आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट दैट एडवाइस. Next question. According to the Constitution, which among the following is literally not a power of the President of India? Promulgation of ordinances is the power. To consult Supreme Court is the power. Article 143. To send message to the House of Parliament. To grant pardon. Pardon देना भी power है. ठीक है. मैसेज भेजना पार्लियामेंट को ये उनका अधिकार है, राइट उनकी पावर नहीं है. So it is the right. 86 clause 1. Next question. The President of India does not have right to give pardon, remove a judge of Supreme Court, declare the emergency or pass the ordinances. तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है. The President of India does not have the right to remove a judge of Supreme Court. Provision regarding this is discussed in Article 124 clause 4 of the Constitution, which says that a judge of the Supreme Court shall not be removed by anyone from his office except by an order of President passed after an address by each House of Parliament supported. ठीक है, तो President final ऑर्डर जो देंगे वो President देंगे, लेकिन अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं देंगे. कैसे देंगे? It is passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting, has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehavior or incapacity. Alright, next देखते हैं. Power of President to grant pardons etc. is a. तो ये कैसी पावर है उनकी? लेजिस्लेटिव पावर है. देखिए जब हाउस को सेशन को बुला रहे हो वो एक तरीके से लेजिस्लेटिव पावर होती है. पार्डन देना उनकी जुडिशियल पावर है. ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है. सो आर्टिकल 72 के हिसाब से प्रेसिडेंट को अधिकार दिया गया है टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट, या फिर टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस, and this comes under the judicial power of the President. Which of the following does not consist in the power to pardon of President? So pardon, commutation, remission, reprieve, detention, continuation. तो कौन सी नहीं आएंगी? ठीक है, तो डिटेंशन और कंटिन्यूएशन नहीं आती हैं. ये 5 तरीके की पावर आएंगी आर्टिकल 72 के अंदर. According to Article 72 of the Constitution, the President shall have the power to grant pardons, reprieves, respite or remission of punishment, or to suspend, remit or commute the sentence of any person convicted of any offence
दिस ऑल्सो इंक्लूड्स पनिशमेंट्स बाय अ कोर्ट मार्शल. ठीक है, तो ये हो गया 84. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अथॉरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? रियल एंड पॉपुलर. तो देखिए रियल पावर तो नहीं है. टाइटुलर मतलब कि फॉर्मल एंड डिजोर. पॉलिटिकल एंड नॉमिनल. कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉमिनल. देखिए पॉलिटिकल एंड नॉमिनल पावर भी नहीं है. नॉमिनल है बट पॉलिटिकल नहीं है. कॉन्स्टिट्यूशनल है और टाइटुलर है. मतलब टाइटल जो है उनका, प्रेसिडेंट का जो टाइटल है वो पावर उनको ऑब्वियसली है. So 2 and 4. The President of India is attributed with formal and de jure authority. He enjoys the constitutional and nominal authority. All right. So we'll keep this video till here. 85 questions हो गए. एक और वीडियो बस हमें बनाना पड़ेगा, उसके साथ ही प्रेसिडेंट वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. सो कीप रिवाइजिंग. और एक और बात है, एक माइलस्टोन हो गया है. 500 वीडियोज़ हमने जो सुबह का जो बेसिकली साइंस का जो वीडियो आया था दैट वाज द 500वां वीडियो था वो. और ये जो वीडियो अब आएगा ये 501 नंबर का वीडियो आएगा. बट हाँ माइलस्टोन वीडियोस के तौर पे मेरी तरफ से हुआ है, आपकी तरफ से नहीं हुआ है. सब्सक्राइबर्स भी अभी तक 500 नहीं हुए हैं. सो जितने वीडियोज़ हैं एटलीस्ट उतना तो करते जाइए साथ में, राइट. सो वो भी एक माइलस्टोन अचीव होता जाए इस पूरी फैमिली का. सो आप लोग तब तक रिवाइज करते रहिए. शेयर कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड लाइक कीजिए. थैंक यू सो मच. कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. जय हिंद, जय भारत.